हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द इडियोटॉस ऐप। ठीक है, आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ लेक्चर है जो कि काइनेमैटिक्स का, और जिसमें कि मैंने यहाँ पर कुछ ग्राफ्स आपसे पिछली क्लास में पूछे थे, उन्हीं को मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, कि ग्राफ्स जो हैं इनका अलग अलग मतलब क्या होगा, ठीक है ना, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो पहला मैंने ग्राफ यहाँ पर बनाया हुआ है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैं इनको 1 2 3 4 करके नाम दे रही हूँ। ठीक है ना, इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन WhatsApp me, I'll tell you what's the reason behind it. ठीक है ना, ये 10 ग्राफ्स हैं आपके। ठीक है ना, और 10 ग्राफ्स में मैं सबसे पहले वाला जो ग्राफ है उसका मतलब आपको बता रही हूँ। पहला जो ग्राफ है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई हुई है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था कि अगर इन केस आपको कोई भी ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, टाइम एक्सिस से दो परपेंडिकुलर लाइन आप प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो टाइम एक्सिस से जो आप लाइन प्लॉट करेंगे उससे होगा क्या, ये नोटिस करें। देखें, टाइम एक्सिस से दो परपेंडिकुलर लाइन हमने ये प्लॉट कर दी है। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी, नोटिस कीजिए, क्योंकि ये 0 0 पॉइंट है तो यहाँ पर जो ये t1 टाइम है, यहाँ पर जो ये t2 टाइम है, t2 टाइम विल बी ग्रेटर देन t1 टाइम। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज कि t2 टाइम t1 टाइम से कैसा है, बड़ा है। बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, हो क्या रहा है कि बॉडी अगर पहले थी 10 मीटर के डिस्टेंस पर, तो वो टाइम के बढ़ने के बाद भी किस पोजीशन के ऊपर सेट है, 10 मीटर के ऊपर। तो यानी कि ये वाला जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी कैसी कंडीशन में है, रेस्ट में, या फिर बॉडी है स्टेशनरी, रुकी हुई है बॉडी। ठीक है ना, कैसे है ये, जैसे क्लासरूम में टाइम बढ़ते रहता है। ठीक है ना, मतलब आपकी 9 से 10 क्लास है तो 9 से 10 क्लास में टाइम आपका 9 से 10 बज जाएगा, लेकिन आपकी जो पोजीशन है सीट के ऊपर वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स। तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ अगर किसी पर्सन की पोजीशन, याद रखना, आप ये कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग नाम दे सकता है। ये आपको डिस्प्लेसमेंट नाम भी दे सकता है इधर, ये आपको डिस्टेंस नाम भी दे सकता है, और ये आपको पोजीशन नाम भी दे सकता है। ठीक है ना, तो याद रखना, वो पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि अगर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के हो पैरेलल, ठीक है जी, पैरेलल और परपेंडिकुलर होप आप समझते होंगे। टाइम एक्सिस के अगर कोई ग्राफ पैरेलल होता है तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो कि इस तरीके से पैरेलल होगा वो रिप्रेजेंट करता है किसी एक बॉडी को जो कि है रेस्ट में, या फिर वो है स्टेशनरी। बहुत 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 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ग्राफ दे करके पूछा हुआ है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और बोल करके कि पोजीशन टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट क्या। ठीक है ना, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी इन एक्सेलरेटेड मोशन, बॉडी विद जीरो वेलोसिटी। तो आपका इस चीज का आंसर है कि बॉडी इज एट रेस्ट और द बॉडी इज स्टेशनरी। तो स्टेशनरी बॉडी का ग्राफ होता है ऐसा। नाउ नेक्स्ट, ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, अगेन क्या करना है, टाइम एक्सिस से फिर से दो परपेंडिकुलर लाइन बनाए, और क्या नोटिस करेंगे आप कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये जो आपका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो भी इस तरफ शो हुआ है, इसकी वैल्यू भी टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। और क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो ग्राफ है, क्योंकि वो कौन से पॉइंट से शुरू हुआ है, 0 0 से, तो मतलब आपकी बॉडी ने 0 इंटरवल पर 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ था और वो उससे आगे जा रही है। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो जैसे जैसे रेगुलर इंटरवल में टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रेगुलर इंटरवल में डिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये वाला जो मोशन होगा, यानी कि होगा क्या कि इसमें रेस्पेक्टिव पार्ट्स के लिए जो हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी और यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो दोनों की वैल्यू होगी सेम। तो ये वाला जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी हैज स्टार्टेड विद 0 डिस्प्लेसमेंट, दूसरा बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, और तीसरा पार्ट बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी हमेशा कैसी है, सेम, वो चेंज नहीं कर रही, फ्लक्चुएट नहीं कर रही है। नाउ ये ग्राफ, भाई ये और ये ग्राफ दोनों सेम है, ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम 0 होने पर 0 है, लेकिन यहाँ टाइम 0 होते हुए भी इनिशियली पार्टिकल किसी एक लोकेशन के ऊपर पहले से है, मतलब उसने पहले से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है बॉडी के पास, बाकी इसका मतलब भी सेम है कि डिस्टेंस जो है रेगुलर इंटरवल से बढ़ रहा है, वेलोसिटी जो है वो हर इंटरवल के लिए कैसी आएगी, सेम। नेक्स्ट, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये ग्राफ अगेन आप नोटिस कर लें, फिर से दो परपेंडिकुलर लाइन आप प्लॉट करें। ठीक है, तो रेस्पेक्टिव जो हमारे पास टाइम आएगा आप उसके लिए नोटिस करें,
जो भी हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट था S1 S2, वो क्योंकि लाइन ऐसे नीचे की तरफ जा रही है और याद रखना लाइन का जो स्लोप है वो हर पॉइंट पर है कांस्टेंट। फिर से मैं नाम बोल रही हूँ कि अगर हम इस लाइन का स्लोप देखें यहाँ पर, तो अगर ये लाइन 30 डिग्री एंगल बना रही थी यहाँ पे, तो कहीं पर भी हम ये लाइन प्लॉट करें, स्लोप हमेशा कैसा है? कांस्टेंट। याद रखिए जो बात मैं बोल रही हूँ, क्या बोला मैंने? स्लोप हमेशा है कांस्टेंट, क्योंकि ग्राफ बनाते हुए ये सारी चीजें आएंगी सामने। ठीक है, तो आपको नोटिस रखना है, आपके दिमाग में होनी चाहिए ये बातें कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है। क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है 0, लेकिन यहाँ कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन धीरे धीरे वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ क्या होते जा रहा है? डिक्रीज। या मैं बोलूँ दूसरे टर्म्स में कि आपकी बॉडी घूम फिर करके वापस कैसी पोजीशन में आ रही है? इनिशियल पोजीशन पर, जहां से वो कभी स्टार्ट करी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो हर पॉइंट के ऊपर लाइन का स्लोप कैसा है? कांस्टेंट। लाइन का स्लोप कांस्टेंट होने के बाद वजह से जो वेलोसिटी है वो हर इंटरवल के बीच में हमेशा रहेगी कांस्टेंट। वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है। तो ये वाला जो ग्राफ है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी है पॉजिटिव, यहाँ पर भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है नेगेटिव। कैसे नेगेटिव? कि वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला लिखा था S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो क्योंकि S2 वैल्यू S1 से कैसी है? छोटी। छोटे होने की वजह से ये वाली जो वैल्यू हमारे पास मिलेगी वो हमें मिलेगी नेगेटिव। तो बॉडी जो है वो कैसा मोशन कर रही है? ब्रेक। मतलब हम ब्रेक लगाते हैं तो बॉडी की स्पीड कैसे होती जाती है? धीरे 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 होते चले जाती है। तो ये वाला जो मोशन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ कर रही है डिक्रीज, या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या कर रहा है? डिक्रीज। ये दोनों कर रहे हैं रिप्रेजेंट कि बॉडी की वेलोसिटी है पॉजिटिव। ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी है 0। ठीक है, क्योंकि S2 वैल्यू किसके बराबर है? S1 के। तो बॉडी की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो बॉडी जो है जो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है ना, वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है। या हम दूसरे टर्म से बोले, क्योंकि पोजीशन उसकी फिक्स है तो वेलोसिटी की वैल्यू है 0। मतलब कोई अगर बैठा हुआ है तो उसकी वेलोसिटी होगी 0। नाउ नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम। जैसे आपने इसका इन्फरेंस निकाला वैसे ही आप इसका भी निकाल सकते हैं। सबसे पहला इन्फरेंस क्या? सबकी एक साथ में बात बता रही हूँ। टाइम 0 होने पर वेलोसिटी 0 नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है u। ठीक है, यहाँ पर टाइम 0 होने पर वेलोसिटी 0 है। ठीक, यहाँ पर टाइम 0 होने पर वेलोसिटी 0 नहीं है, उसके पास एक वैल्यू है u। सिमिलरली यहाँ पर भी टाइम 0 होने पर ऑलरेडी बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी है जो कि क्या है? u। नाउ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन v2 वैल्यू किसके बराबर है? v1। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर v2 v1 के बराबर होता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है जी, तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इस केस के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो होगी 0। या हम दूसरे टर्म से बोले, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ये सेम कैसा होगा? देखिए यहाँ पर भी लिखा है ना v1 इक्वल्स टू v2, और यहाँ पर भी क्या लिखा है? v2 इज इक्वल्स टू v1। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए आप देखिए रेगुलर इंटरवल में v2 की वैल्यू हमेशा v1 से कैसी आ रही है? बड़ी। और क्योंकि v2 v1 से बड़ा है तो एक्सीलरेशन इस केस में जो भी आएगा वो आएगा हमेशा पॉजिटिव। ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है 0 और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, वो किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऑलरेडी बॉडी चल रही थी। नाउ नेक्स्ट, ये भी केस वही है कि v2 वैल्यू इज ग्रेटर देन v1 और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी पॉजिटिव। ठीक है, ये ग्राफ कैसे डिफरेंट हो जाता है कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होते जा रही है? डिक्रीज, कम कम होते चले जा रही है, लेकिन लाइन स्ट्रेट ही है तो रेगुलर इंटरवल से वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो रेगुलर इंटरवल से अगर वो डिक्रीज हो रही है तो याद रखना कि v2 की वैल्यू v1 से है छोटी, तो एक्सेलरेशन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा नेगेटिव। तो ये जो दोनों मोशन है, ये तो 0 एक्सेलरेशन है, ये जो दोनों मोशन है ये है एक्सेलरेटेड मोशन, और ये जो आपका मोशन है दिस इज योर रिटार्डेड मोशन या डिसेलरेटेड मोशन। नाउ नेक्स्ट, ये और ये क्या शो कर रहे हैं? भाई ये शो कर रहे हैं कि इसके अंदर जो भी हमारा एरिया बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपकी वेलोसिटी को। और जो भी वेलोसिटी हमें मिलने वाली है उसके पास जो वैल्यू होगी वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सिमिलरली यहाँ पर भी जो आपका ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या है? सेम। मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा कैसा आ रहा है? सेम।
और एक्सेलरेशन एक ही पॉइंट पर फिक्स है, तो मतलब वैल्यू हमेशा सेम आने का मतलब क्या है, ये वाला ग्राफ, मतलब कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ उसका ऐसा बनेगा। ठीक है, कि इस केस के लिए अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो यहाँ से यहाँ तक भी 5 आएगा, यहाँ से यहाँ तक भी 5 आएगा और यहाँ से यहाँ तक भी 5 आएगा। तो सेम इसी ग्राफ के लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ एक्सेलरेशन टाइम का, वेलोसिटी टाइम के लिए मैं प्लॉट करना चाहूँ एक्सेलरेशन टाइम का, तो 5 वाली लाइन से टाइम बढ़ते जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 हमेशा क्या रहेगी, फिक्स। तो इस ग्राफ के लिए ये बन जाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो गो थ्रू दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये जो पार्ट मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे कर लेते हैं 11th भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन उनको लास्ट तक ये नहीं पता चलता कि जो ग्राफ है उनका मतलब क्या है। ठीक है, और याद रखना हमारे यहाँ सिलेबस में जो है वो यही स्ट्रेट लाइन वाले कर्व्स हैं, जो आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले हैं वो ज्यादा सिलेबस में नहीं है, ना उन पे इतने ज्यादा क्वेश्चन कभी आए हैं। ठीक है ना, तो हमेशा आपको ये वाला जो ग्राफ है एटलीस्ट उन सबका मतलब आपको पता होना चाहिए, इट्स मैंडेटरी फॉर यू एज वेल। ठीक है, तो आज का जो आपका काम होगा, होमवर्क जो होगा वो ये होगा कि ऐसे ग्राफ अगर आपको कहीं पर भी दिखते हैं तो रेस्पेक्टिव वैल्यू जो आप इनसे फाइंड आउट कर सकते हो, गो थ्रू दैट। ठीक है, और अब हम इसके साथ स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, जो कि है आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है जी, मैं पार्ट का नाम बोल रही हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इससे आपके कोई भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है ना, कोई भी रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन होगा, एटलीस्ट आपको 2 to 3 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे मैं एनडीए पैटर्न की अगर आपसे बात करूं तो एनडीए से काइनेमैटिक्स से ही या मोशन इन वन डायमेंशन से ही जो आपके क्वेश्चंस का प्रोपोर्शन रहता है वो अप्रोक्सीमेटली रहता है 5 to 6 वाला। ठीक है, उसमें आपके थ्योरी बेस्ड भी हो सकते हैं वो क्वेश्चन, वो न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो सकते हैं। तो जितना आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग है उतना ही आपका थ्योरी पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए, इट्स क्वाइट नेसेसरी। ठीक है जी, तो सबसे पहले अब हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। पहले आज मैं आपको एक ब्रीफ बताऊंगी, फिर हम बात करेंगे उन इक्वेशंस के डेरिवेशन की। ठीक, तो जब हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलने का मतलब होता है ये 3 इक्वेशन। ठीक है, एक और चौथी इक्वेशन भी होती है, लेकिन हम इन जनरल 3 ही बोलते हैं, तो 3 की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इक्वेशन बोलने का मतलब है v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and v square is equals to u square plus 2as। ठीक है, ये इक्वेशन क्या गवर्न करती है? सबसे पहली चीज तो जो इसमें सिंबल्स हैं वो देख लें क्या क्या है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वेयर v is equals to हमारे पास होते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u is equals to है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। याद रखना, अब स्टार्ट हो रही है फिजिक्स, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ठीक है ना वो सब ऐसे ही था, लेकिन ये पार्ट है वो जो आप कभी भी नहीं भूलना चाहिए आपको। ठीक है ना, इफ यू वांट टू गिव सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो ये पार्ट वो है जो आपको हमेशा आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो वी यू नाउ कम्स ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ टी स्टैंड्स फॉर टाइम। नाउ व्हाट इज दिस एस? याद रखना, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एस भी डिस्टेंस नहीं होगा, एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, तो ये है रेस्पेक्टिव टर्म्स जो कि इनका मतलब है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, कोई भी आपको बता देता है, लेकिन ये इक्वेशन कहाँ यूज होंगी, कैसे यूज होंगी और इनका एक्चुअली में मतलब क्या है ये आपको कोई भी नहीं बताता है। तो हमेशा आप लोग नोटिस कीजिएगा और हमेशा आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी इक्वेशंस बनाई जाती हैं वो एक सर्टेन पैरामीटर्स को कांस्टेंट रख के तब बनाई जाती हैं। तो याद रखना, ये जो इक्वेशंस बनाई गई हैं वो ये एज्यूम करके बनाई गई हैं कि आपका जो पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये जो आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो आपकी तीनों इक्वेशन बनाई गई हैं वो ऐसी कंडीशन के लिए बनाई गई हैं कि जहां पर की कोई भी रेजिस्टिव फोर्स काम नहीं कर रही है। ठीक है जी, क्या मतलब है? मैंने पहले भी एग्जाम्पल अपने उसमें लिया है वीडियोस में कि आप ऊपर की तरफ चाहे हाथी को फेंको चाहे चूहे को फेंको, ठीक है ना, या स्टोन फेदर के नाम से जनरली क्वेश्चन आता है कि आप किसी एक हाइट पे जाके या सेकंड फ्लोर पे जाके घर के स्टोन को फेंके और फेदर को फेंके तो कौन सबसे पहले नीचे आएगा? अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशन दोनों आएंगे सेम टाइम पे नीचे, लेकिन इन एक्चुअल सिचुएशन
पहले आएगा स्टोन और फिर आएगा फेदर। अब हमने ऐसा क्यों कहा कि दोनों सेम टाइम पे आएंगे? वो इसलिए आएंगे बच्चे क्योंकि अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस आर फॉर ऐसा मोशन कि जहां पर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स काम नहीं कर रहा है। लेकिन नेचर में अगर आप बात करोगे तो नेचर के अंदर कुछ भी चीज अगर ऊपर से नीचे जा रही है तो एयर सब जगह है, ठीक है ना। एयर सब जगह होने की वजह से किसी भी चीज के ऊपर की तरफ लगता है अपथ्रस्ट, और वो अपथ्रस्ट जो चीज होती है वो मोशन को रोकती है। तो ऐसी इक्वेशंस बोलने का मतलब है कि ये सारी इक्वेशन ऐसी कंडीशन के लिए बनी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ है क्या? वैक्यूम, मतलब कोई भी रेजिस्टिव फोर्स वहां पर काम नहीं कर रही है। तो हम जब रेजिस्टिव फोर्स को इंक्लूड ही नहीं करेंगे तो ना तो स्टोन के ऊपर कोई रेजिस्टिव फोर्स लग रहा, ना फेदर के ऊपर कोई फोर्स लग रहा, तो सेम हाइट से फेंकोगे तो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, आप नोटिस करें कि ये जो सारी की सारी इक्वेशन है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है जी। मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्या मतलब है कि सेकंड फ्लोर से स्टोन फेंका, फेदर फेंका, सब किस टाइम पे आए? सेम टाइम पे। मैं बात करूंगी अभी, ठीक है ना। तो वो टाइम क्या होता है या कैसे होता है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए सबसे पहला फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ये जो इक्वेशंस है वो सिर्फ और सिर्फ है वैक्यूम के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ये जो इक्वेशंस हैं वो ऐसे सिस्टम के लिए है जिसमें हम मास को इंक्लूड करते ही नहीं है, ठीक है ना। और थर्ड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि ये जो इक्वेशंस हैं वो आपका स्केलर पार्ट को भी शो करती हैं और आपके वेक्टर पार्ट को भी शो करती हैं। यानी कि इन इक्वेशंस को लेते हुए हम डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं, या डायरेक्शन कंसिडरेशन में हमेशा रहता है जब भी इन इक्वेशंस की हम बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की, मतलब कोई भी बॉडी जो है अर्थ से ऊपर हम कोई भी बॉडी फेंकते हैं तो वो अल्टीमेटली कहाँ आती है? नीचे। तो कोई बॉडी अगर अर्थ से ऊपर जा रही है तो हम उसको बोलते हैं अपवर्ड मोशन, ठीक है ना, या मोशन अंडर ग्रेविटी अपवर्ड्स, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी ऊपर से कहाँ आ रही है? नीचे अर्थ की तरफ, तो हम उसको बोलते हैं डाउनवर्ड मोशन या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी डाउन, जो नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए जब अप मोशन होता है ये जितने भी प्लस साइन है वो सब हो जाते हैं माइनस, ठीक है जी। अब इनमें है क्या? क्योंकि मैंने कहा ये स्केलर भी है और कैसी है? वेक्टर भी है। अब स्केलर वेक्टर है तो साइन तो कहीं बना नहीं है, ठीक है ना। तो एक्चुअली बुक्स में आपको ये इक्वेशन ऐसे को देखने को मिलती हैं, लेकिन एक्चुअली में इन इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन ये नहीं है। इन इक्वेशन का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी। इसका मैं एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगी और अभी बता देती हूँ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इसमें क्वेश्चन है कि एरोप्लेन से फूड पैकेट को ऊपर से फेंका नीचे, ठीक है ना, तो वो कितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, कितने टाइम में गिरेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें अभी देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले फर्स्ट इक्वेशन है एक्चुअली ये, सेकेंड इक्वेशन है एक्चुअली ये, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन है ये। क्योंकि अभी हमने वेक्टर्स और स्केलर्स आपको नहीं बताया है, ठीक है ना, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस वाला पार्ट, ठीक है। ये जो आपकी दो इक्वेशन है दीज आर वेक्टर इक्वेशन, मतलब अगर आप ये दोनों इक्वेशन कंसिडर करोगे तो आपको अपने ध्यान में डायरेक्शन को भी रखना है कि डायरेक्शन किसकी कहाँ पर है, इनिशियल वेलोसिटी की किधर है, फाइनल वेलोसिटी की किधर है और एक्सेलरेशन की किधर है, ठीक है जी। इस इक्वेशन को बोलने का मतलब है यहाँ पर भी आप डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों की डायरेक्शन देखोगे कहाँ पर है। लेकिन ये जो थर्ड इक्वेशन है दिस इज अ स्केलर इक्वेशन, ठीक है। वेक्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि दो वेक्टर को जब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है ना। दो वेक्टर्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट है वो स्केलर भी हो सकता है, अगर वो सिंबल है कुछ ऐसा, वो हमें वेक्टर भी मिल सकता है अगर सिंबल है कुछ ऐसा, ठीक है। तो भाई अगर हम 2 into 4 करते हैं तो इन जनरल अगर हम बात करें तो हमेशा वो आंसर आता है 2 into 4 करेंगे तो आंसर आएगा हमेशा 8, ठीक है ना। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ ये वेक्टर्स अगर हम बात करते हैं, अगर हम दो टर्म्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करने लगे तो हम उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के साथ साथ, क्योंकि वेक्टर्स की डायरेक्शन भी होती है तो उस डायरेक्शन को भी हम लोग हमेशा कंसिडर करेंगे। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो उस वैल्यू से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वेरी करेगा कि एंगल हमारे पास कितना है। तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट हमारा स्केलर भी हो सकता है और प्रोडक्ट हमारा वेक्टर भी हो सकता है। अभी के लिए ध्यान रखना कि जहां पर ये सिंबल जो है ऐसे डॉट वाला होगा वहां पर जो प्रोडक्ट है वो आएगा स्केलर,
तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया लेकिन प्रोडक्ट कैसा बन गया, स्केलर। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, कैसा प्रोडक्ट बना, स्केलर। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट कैसा बना, स्केलर। तो आपकी ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसमें पहली दो इक्वेशन जो है वो है वेक्टर इक्वेशन और लास्ट की जो इक्वेशन है वो है स्केलर। मतलब आप इसमें डायरेक्शन को मेंशन करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इन जनरल इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेकंड वाली इक्वेशन से पूछा जाता है, ठीक है जी। कैसे न्यूमेरिकल होगा, क्या होगा, ये हम जब इस पार्ट को खत्म कर लेंगे तो न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। फॉर द टाइम बीइंग आज के लिए यही है, ठीक है। और आज आपका होमवर्क है कि आप जो है ग्राफ्स जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हम किस किस मेथड से डराइव कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स, ग्राफिकल मेथड एंड कैलकुलस मेथड। तो दोनों मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना ये वाला न्यूमेरिकल वाला पार्ट, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू। और डू नॉट शेयर, you need to share, subscribe this channel and share it with more number of people, ठीक है ना, जिससे हमारा मोटिवेशन लेवल भी हाई हो और हमें ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का और मौका मिले। थैंक यू।